उसने सदा की भांति तहमत लगा लिया था और फैज ओढ़ ली थी। उसका मन कभी कभी साइकिल की ब्रेक की तरह तेजी से झटका देता, परंतु पैर यंत्रवत आगे बढ़ते चले जाते। यद्यपि यह शिद्दत प्रयोग के कारण वह बेतरह कांप रहा था, पर उसकी गति में तनिक भी अंतर न पड़ता। देखने वालों के लिए वह एक अर्ध विक्षिप्त से अधिक कुछ न था। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वे कह कहे लगाते और ऊंचे स्वर में गालियां देते, पर जैसे ही उनकी दृष्टि उठती, न जाने उन निरीह भावहीन फटी फटी आंखों में क्या होता कि वे सहम जाते। सोडा वाटर के उफान की तरह उठने वाले कह कहे मर जाते और वह नजर दिल की अंदरूनी बस्ती को शोले की तरह सुलगाती हुई फिर नीचे झुक जाती। वे फुसफुसाते, जरूर इसका सब कुछ लुट गया है, इसके रिश्तेदार मारे गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि काफिरों ने इसके बच्चों की इसी के सामने आग में भून दिया है, या भालों की नोक पर टिकाकर तब तक घुमाया जब तक कि उनकी चीख पुकार बिल्ली की मिमियाहट से चिड़िया के बच्चे की चींची में पलटी हुई खत्म नहीं हो गई। और यह सब देखता रहा है। हाँ, यह देखता रहा है। वही खौफ इसकी आंखों में उतर आया है। उसी ने इसके रोम रोम को जकड़ लिया है। वह इसके लहू में उस तरह घुल मिल गया है कि इसे देखकर डर लगता है। डर? किसी ने कहा। इसकी आंखों में मौत की तस्वीर है, वह मौत जो कत्ल, फुरेंजी और फांसी का निजाम संभालती है। एक बार राह चलते दर्दमंद ने एक दुकानदार से पूछा, यह कौन है? दुकानदार ने जवाब दिया था, मुसीबत ज़दा जनाब, अमृतसर में रहता था। काफिरों ने सब कुछ लूटकर इसके बीवी बच्चों को जिंदा आग में जला दिया। जिंदा? राहगीर के मुंह से अचानक निकल गया। दुकानदार हंसा, जनाब, किस दुनिया में रहते हैं? वे दिन बीत गए जब आग काफिरों के मुर्दों को जलाती थी, अब तो वे जिंदों को जलाती है। राहगीर ने तब अपनी कड़वी भाषा में काफिरों को वह सुनाई कि दुकानदार ने खुश होकर उसे बैठ जाने के लिए कहा। उसे जाने की जल्दी थी, फिर भी जरा बैठकर उसने कहा, कोई बड़ा आदमी जान पड़ता है। जी हाँ, वकील था, हाई कोर्ट का। जी हाँ, वकील था, हाई कोर्ट का बड़ा वकील। लाखों रुपए की जायदाद छोड़ आए हैं। अच्छा जनाब, आदमी आसानी से पागल नहीं होता। चोट लगती है तभी दिल टूटता है, और जब एक बार दिल टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। आजकल चारों तरफ यही कहानी है। मेरा घर का मकान नहीं था, लेकिन दुकान में सामान इतना था कि 3 मकान खरीदे जा सकते थे। जी हाँ, राहगीर ने सहानुभूति से जी हाँ, राहगीर ने सहानुभूति से भरकर कहा, आप ठीक कहते हैं, पर आपके बाल बच्चे तो सही सलामत आ गए। जी हाँ, खुदा का फजल है, मैंने उन्हें पहले ही भेज दिया था। जो पीछे रह गए थे उनकी ना पूछिए, रोना आता है। खुदा गारत करे हिंदुस्तान को। राहगीर उठा, उसने बात काटकर इतना ही कहा, देख लेना, एक दिन वह गारत होकर रहेगा। खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और वह चला गया, परंतु उस अर्ध विक्षिप्त के कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। वह उसी तरह धीरे धीरे बाजारों में से गुजरता, शरणार्थियों की भीड़ में धक्के खाता, परंतु उस ओर देखता नहीं। उसकी दृष्टि तो आसपास की दुकानों पर जा टिकती थी। जैसे मिकनातीस लोहे को खींच लेता है, वैसे ही वे बेजुबान इमारतों जो जगह जगह पर खंडहर की तरह पलट चुकी थी, उसकी नजर को और उसके साथ साथ उसके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सभी को अपनी ओर खींच लेती थी। और फिर उसे जो कुछ याद आता वह उसे पैर के तलवे से होकर सिर में निकल जाने वाली सूली की तरह काटता हुआ उसके दिल में घुमड़ घुमड़ उठता। इसी कारण वह मर नहीं सका, केवल सिसकियां भरता रहता। उन सिसकियों में न शब्द थे न आंसू थे, वे बस सूखी हिचकियों की तरह उसे बेजान किए रहती थी। सहसा उसने देखा, सामने उसका अपना मकान आ गया है।
उसके अपने दादा ने उसे बनवाया था। उसके ऊपर के कमरे में उसके पिता का जन्म हुआ था। उसी कमरे में उसने आंखें खोली थी और उसी कमरे में उसके बच्चों ने पहली बार प्रकाश किरण का स्पर्श पाया था। उस मकान के कड़कड़ में उसके जीवन का इतिहास अंकित था। उसे फिर बहुत सी कहानियां याद आने लगी। वह उन कहानियों में इतना डूब गया कि उसे परिस्थिति का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। वह यंत्रवत जीने पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसा कि वह सदा करता था, उसने घंटी पर हाथ रखा। बेजान घंटी शोर मचाने लगी और तभी उसकी नींद टूट गई। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। वहां सब एक ही जैसे आदमी नहीं थे। वे एक जैसी जबान भी नहीं बोलते थे। फिर भी उनमें ऐसा कुछ था जो उन्हें एक बना रहा था और वह इस एक में अपने लिए कोई जगह नहीं पाता था। उसने तेजी से आगे बढ़ जाना चाहा, पर तभी ऊपर से एक व्यक्ति उतरकर आया। उसने ढीला पैजामा और कुर्ता पहना था। पूछा, कहिए जनाब। वह अचकचाया। जी जनाब, किसे पूछते थे? जी मैं पूछता था कि मकान खाली है। ढीले पैजामे वाले आदमी ने उसे ऐसे देखा कि जैसे वह कोई चोर या उठाए गिरा हो। फिर मुंह बनाकर तल्खी से जवाब दिया, जनाब तशरीफ ले जाइए, वरना। आगे उसने क्या कहा वह यह सुनने के लिए नहीं रुका। उसकी गति में तूफान भर उठा। उसके मस्तिष्क में बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसका चिंतन गति की चट्टान पर टकराकर पाश पाश हो गया। उसे जब होश आया तो वह अनारकली से लेकर माल तक का समूचा बाजार लांग चुका था। वह बहुत दूर निकल आया था। वहां आकर वह तेजी से कांपा। एक टीस ने उसे कुरेद डाला, जैसे बढ़ई ने पेच में पेचकश डालकर पूरी शक्ति के साथ उसे घुमाना शुरू कर दिया हो। हाई कोर्ट की शानदार इमारत उसके सामने थी। वह दृष्टि गड़ाकर उसके कंगूरों को देखने लगा। उसने बरामदे की कल्पना की। उसे याद आया वह कहाँ बैठता था, वह कौन से कपड़े पहनता था कि सहसा उसका हाथ सिर पर गया, जैसे उसने सांप को छुआ हो। उसने उसी क्षण हाथ खींच लिया, पर मोहक स्वप्नों ने उस रंगीन दुनिया की रंगीनी को उसी तरह बनाए रखा। वह तब इस दुनिया में इतना डूब चुका था कि बाहर की जो वास्तविक दुनिया है वह उसके लिए मृग तृष्णा बन गई थी। उसने अपने पैरों के नीचे की धरती को ध्यान से देखा और देखता रहा। सिनेमा की तस्वीरों की तरह अतीत की एक दुनिया, एक शानदार दुनिया उसके अंत स्थल पर उतर आई। वह इसी धरती पर चला करता था। वह इसी धरती पर चला करता था। उसके आगे पीछे उसे नमस्कार करते, सलाम झुकाते बहुत से आदमी आते और जाते थे। दूसरे वकील हाथ मिलाकर शिष्टाचार प्रदर्शित करते और विचारों के हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई। उसका ध्यान जज के कमरे पर जाकर केंद्रित हो गया। जब वह अपने केस में बहस शुरू करता तो कमरे में सन्नाटा छा जाता। केवल उसकी वाणी की प्रतिध्वनि ही वहां गूंजा करती थी। केवल मिलॉर्ड शब्द बार बार उठता और मिलॉर्ड कलम रखकर उसकी बात सुनते। हनुमान फिर कूदे। अब वह बार एसोसिएशन के कमरे में आ गया था। इस कमरे में न जाने कितने बेबाक कहे उसने लगाए, कितनी बार राजनीति पर उत्तेजित कर देने वाली बहसें की, महापुरुषों की श्रद्धांजलियां अर्पित की, विदा और स्वागत के खेल खेले। वह अब उस कुर्सी के बारे में सोचने लगा जिस पर वह बैठा करता था। उसे कमरे की दीवार के साथ साथ दरवाजे के पायदान की याद भी आ गई। कभी कभी ये छोटी छोटी तफसीलें आदमी को कितना सुकून पहुंचाती हैं। इसीलिए वह सब कुछ भूलकर सदा की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा। पर तभी जैसे किसी ने उसे कचोट लिया। उसने देखा कि लॉन की हरी घास मिट्टी में समा गई है। रास्ते बंद हैं। केवल डरावनी आंखों वाले सैनिक मशीन गन संभाले और हेलमेट पहने तैयार खड़े हैं कि कोई आगे बढ़े और वह शूट कर दे। उसने हरी वर्दी वाले होम गार्डों को भी देखा और देखा कि राइफल थामे पठान लोग जब मन में उठता है तब फायर कर देते हैं।
वे मानो छड़ी के स्थान पर राइफल का प्रयोग करते हैं और उनके लिए जीवन की पवित्रता बंदूक की गोली की सफलता पर निर्भर करती है। उसे स्वयं जीवन की पवित्रता से अधिक मोह नहीं था। वह खंडहरों के लिए आंसू भी नहीं बहाता था। उसने अग्नि की प्रज्वलित लपटों को अपनी आंखों से उठते देखा था। उसे तब खांडव वन की याद आ गई थी, जिसके नींव पर इंद्रप्रस्थ सरीखे वैभवशाली और कलामय नगर का निर्माण हुआ था। तो क्या इस महानाश की उस कला के कारण महाभारत संभव हुआ? उसने इस अभागे देश के मदोन्मत्त किंतु जर्जरित शौर्य को सदा के लिए समाप्त कर दिया। क्या आज फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली है? एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, जिंदगी न जाने क्या क्या खेलती है। वह तो बहरूपिया है। दूसरी दुनिया बनाते हमें देर नहीं लगती। परमात्मा ने मिट्टी इसलिए बनाई कि हम उसमें से सोना पैदा करें। बेटा बाप का सच्चा उत्तराधिकारी था। उसने परिवार को एक छोटे से कस्बे में छोड़ा और आप आगे बढ़ गया। वह अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसा लेना चाहता था, पर तभी अचानक छोटे भाई का तार मिला। लिखा था, पिताजी न जाने कहाँ चले गए। तार पढ़कर बड़ा बेटा घबरा गया। वह तुरंत घर लौटा और पिता की खोज करने लगा। उसने मित्रों को लिखा, रेडियो पर समाचार भेजे, अखबारों में विज्ञापन निकलवाए, सब कुछ किया, पर वह यह नहीं समझ सका कि आखिर वे कहाँ गए और क्यों गए। वह उसी उधेड़बुन में था कि एक दिन सवेरे सवेरे क्या देखा कि उसके पिता चले आ रहे हैं, शांत, निर्द्वंद और निर्लिप्त। आप कहाँ चले गए थे? प्रथम भावोद्रेक समाप्त होने पर उसने पूछा। शांत मन से पिता ने उत्तर दिया, लाहौर। लाहौर? पुत्र अविश्वास से कांप उठा। आप लाहौर गए थे? हाँ। कैसे? पिता बोले, रेल में बैठकर गया था। रेल में बैठकर आया हूँ। पर वहां क्यों गए थे? क्यों गए था? जैसे उनकी नींद टूटी, उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, वैसे ही देखने के लिए चला गया था। और आगे की बहस से बचने के लिए वे उठकर चले गए। उसके बाद उन्होंने इस बारे में किसी प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया। पुत्रों ने पिता के आने वाले इस परिवर्तन को देखा, पर न तो वे उन्हें समझा सकते थे, न उन पर क्रोध कर सकते थे। हाँ, पंजाब की बात चलती तो आह भरकर कह देते थे, गया पंजाब। पंजाब अब कहाँ है? पुत्र फिर काम पर लौट गए और वे भी घर की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच वे फिर एक दिन लाहौर चले गए, परंतु इससे पहले कि उनके पुत्र इस बात को जान सके, वे लौट आए। पत्नी ने पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आप बार बार वहां क्यों जाते हैं? तब कई क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्यों जाता हूँ? क्योंकि वह मेरा वतन है। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। वहां की मिट्टी में मेरी जिंदगी का राज छिपा है। वहां की हवा में मेरे जीवन की कहानी लिखी हुई है। पत्नी की आंखें भर आईं, बोली, पर अब तो सब कुछ गया। हाँ, सब कुछ गया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, पर ना जाने क्या होता है। उसकी याद आते ही मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और मेरा वतन मिकनातीस की तरह मुझे अपनी ओर खींच लेता है। पत्नी ने जैसे पहली बार अपने पति को पहचाना हो, आवाक सी दो क्षण वैसे ही बैठी रही, फिर बोली, आपको अपने मन को संभालना चाहिए। जो कुछ चला गया उसका दुख तो जिंदगी भर सालता रहेगा। भाग्य में यही लिखा था, पर अब जानबूझकर आग में कूदने से क्या लाभ? हाँ, अब तो जो कुछ बचा है उसी को सहेज कर गाड़ी खींचना है। उसने पत्नी से कहा और फिर जी जान से नए कार्य क्षेत्र में जुड़ गया। उसने फिर वकालत का चोंगा पहना। उसका नाम फिर बार एसोसिएशन में गूंजने लगा। उसने अपनी जिंदगी को भूलने का पूरा प्रयत्न किया और शीघ्र ही वह अपने काम में इतना डूब गया कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाकर कहने लगे, इन लोगों में कितना जीवट है। सैकड़ों वर्षों में अनेक पीढ़ियों ने अपने को खपा कर जिस दुनिया का निर्माण किया था, वह क्षण भर में राख का ढेर हो गई और बिना आंसू बहाए उसी तरह दुनिया ये लोग क्षणों में बना देना चाहते हैं। उनका अचरज ठीक था। तंबुओं और कैंपों में, आसपास सड़कों के किनारे, राह से दूर, भूत प्रेतों के चिर परिचित अड्डों में, उजड़े गांवों में, खोले और खादर में, जहां कहीं भी मनुष्य की शक्ति कुंठित हो चुकी थी, वहीं ये लोग पहुंच जाते थे
और पादरी के नास्तिक मित्र की तरह नरक को स्वर्ग में बदल लेते थे। इन लोगों ने जैसे कसम खाई थी कि धरती असीम है, असीम है, फिर निराशा कहाँ रह सकती है। ठीक उसी समय जब उसका बड़ा पुत्र अपनी नई दुकान का मुहूर्त करने वाला था, उसे एक बार फिर छोटे भाई का तार मिला। पिताजी 5 दिन से लापता हैं। पढ़कर वह कुद्र हो उठा और तार के टुकड़े टुकड़े करके उसने फेंक दिया। चिंचिना कर बोला, वे नहीं मानते तो उन्हें अपने किए का फल भोगना चाहिए। वे अवश्य लाहौर गए होंगे। उनका अनुमान सच था। जिस समय वे चिंतित हो रहे थे, उसी समय लाहौर के एक दुकानदार ने एक अर्ध विक्षिप्त आदमी को, जो तहमत लगाए फैज कैंप ओढ़े फटी फटी आंखों से चारों ओर देखता हुआ घूम रहा था, पुकारा, शेख साहब सुनिए तो, बहुत दिन में दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? उस अर्ध विक्षिप्त पुरुष ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं अमृतसर चला गया था। क्या? दुकानदार ने आंखें फाड़कर कहा, अमृतसर? हाँ, अमृतसर गया था। अमृतसर मेरा वतन है। दुकानदार की आंखें क्रोध से चमक उठी। बोला, मैं जानता हूँ, अमृतसर में 3.5 लाख मुसलमान रहते हैं, पर आज एक भी नहीं है। हाँ, उसने कहा, वहां आज भी एक मुसलमान नहीं है। काफिरों ने सबको भगा दिया, पर हमने भी कसर नहीं छोड़ी। आज लाहौर में एक भी हिंदू या सिख नहीं है और कभी होगा भी नहीं। वह हंसा, उसकी आंखें चमकने लगी। उसमें एक ऐसा रंग भर उठा जो बेरंग था और हंसता चला गया। वतन, धरती, मोहब्बत, सब कितनी छोटी छोटी बातें हैं। सबसे बड़ा मजहब है, दीन है, खुदा का दीन। जिस धरती पर खुदा का बंदा रहता है, जिस धरती पर खुदा का नाम लिया जाता है, वह मेरा वतन है, वही मेरी धरती है और वही मेरी मोहब्बत है। दुकानदार ने धीरे से अपने दूसरे साथी से कहा, आदमी जब होश खो बैठता है तो कितनी सच्ची बात कहता है। साथी ने जवाब दिया, जनाब, तब उसकी जबान से खुदा बोलता है। बेशक, उसने कहा और मुड़कर उस अर्ध विक्षिप्त से बोला, शेख साहब, आपको घर मिला? सब मेरे ही घर हैं। दुकानदार मुस्कुराया, लेकिन शेख साहब, जरा बैठिए तो, अमृतसर में किसी ने आपको पहचाना नहीं? वह ठहाका मारकर हंसा, 3 महीने जेल में रहकर लौटा हूँ। सच? हाँ, उसने आंखें मटकार कर कहा, तुम जीवट के आदमी हो। और तब दुकानदार ने खुश होकर उसे रोटी और कबाब मंगा कर दिए। लापरवाही से उन्हें पल्ले में बांधकर और एक टुकड़े को चबाता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार ने कहा, अजीब आदमी है, किसी दिन लखपति था, आज फाका मस्त है। खुदा अपने बंदों का खूब इम्तिहान लेता है, जन्नत ऐसे को ही मिलती है। जी हाँ, हिम्मत भी खूब है, जानबूझकर आग में जा कूदा। वतन की याद ऐसी ही होती है। उसके साथी ने, जो दिल्ली का रहने वाला था, कहा, अब भी जब मुझे दिल्ली की याद आती है तो दिल भर आता है। उतने कष्ट की कल्पना करना जो दूसरे ने भोगा है असंभव है। फिर भी यातना की समानता के कारण 2 मित्र व्यक्तियों की संवेदना एक बिंदु पर आकर एक हो जाती है। वह आगे बढ़ रहा था। मार्ग पर भीड़ बढ़ रही थी, कारें भी कम नहीं थी। अंग्रेजी, एंग्लो इंडियन तथा ईसाई नारियां पहले की तरह ही बाजार में देखी जा सकती थीं। फिर भी उसे लगा कि वह माल जो उसने देखी थी यह नहीं है। शरीर अवश्य कुछ वैसा ही है, पर उसकी आत्मा वह नहीं है। लेकिन यह भी उसकी दृष्टि का दोष था। कम से कम वे जो वहां घूम रहे थे, उनका ध्यान आत्मा की ओर नहीं था। एकाएक वह पीछे मुड़ा। उसे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी। बैल अपनी डगर को पहचानते हैं। उसके पैर भी दृढ़ता से आगे बढ़ते चले गए और विश्वविद्यालय की आलीशान इमारत एक बार फिर सामने आ रही थी। उसने नुमाइश की ओर एक दृष्टि डाली, फिर बुलनर के बुत की तरह से होकर वह अंदर चला गया। उसे किसी ने नहीं रोका। वह लॉ कॉलेज के सामने निकल गया। उसी क्षण उसका दिल एक गहरी भूख से टीसने लगा। कभी वह इस कॉलेज में पढ़ाता था। वह कांपा। उसे याद आया, उसने इस कॉलेज में पढ़ाया भी है। वह फिर कांपा। भूख फिर उठी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया। उसके सामने अब वह रास्ता था जो उसे दयानंद कॉलेज ले जा सकता था। एक दिन पंजाब विश्वविद्यालय दयानंद विश्वविद्यालय कहलाता था। तभी एक भीड़ उसके पास से निकल आई। वे प्राय सभी शरणार्थी थे, बेघर और बेजर, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल पिघला नहीं, कड़वा हो गया।
उसने चीख चीख कर उन्हें गालियां देनी चाही। तभी पास से जाने वाले दो व्यक्ति उसे देखकर ठिठक गए। एक ने रुककर उसे ध्यान से देखा। दृष्टि मिली, वह सिहर उठा। सर्दी गहरी हो रही थी और कपड़े कम थे। वह तेजी से आगे बढ़ गया। वह जल्दी से जल्दी कॉलेज कैंप में पहुंच जाना चाहता था। उन दो व्यक्तियों में से एक ने, जिसने उसे पहचाना था, दूसरे से कहा, मैं इसको जानता हूँ। कौन है? हिंदू। साथी अचकचाया। हिंदू? हाँ, हिंदू, लाहौर का एक मशहूर वकील। और कहते कहते उसने ओवरकोट की जेब में से पिस्तौल निकाल लिया। वह आगे बढ़ा। उसने कहा, जरूर यह मुखबिरी करने आया है। उसके बाद गोली चली। एक हल्की सी हलचल हुई। एक साधारण सी खटपट हुई। एक व्यक्ति चलता चलता लड़खड़ाया और गिर पड़ा। पुलिस ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, परंतु जो अनेक व्यक्ति कौतूहलवश उस पर झुक आए थे, उनमें से एक ने उसे पहचान लिया। वह हतप्रभ रह गया और यंत्रवत पुकार उठा, मिस्टर पुरी, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर पुरी ने आंखें खोली। उनका मुख श्वेत हो गया था और उस पर मौत की छाया मंडरा रही थी। उन्होंने पुकारने वाले को देखा और पहचान लिया। धीरे से कहा, हसन। आंखें फिर मिच गईं। बदहवास हसन ने चिल्लाकर सैनिक से कहा, जल्दी करो, टैक्सी लाओ, मेयो अस्पताल चलना है अभी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। फौज, पुलिस और होमगार्ड सबने घेर लिया। हसन, जो उसका साथी था, जिसके साथ वह पढ़ा था, जिसके साथ उसने साथी और प्रतिद्वंदी बनकर अनेक मुकदमे लड़े थे, वह अब उसे भीगी भीगी आंखों से देख रहा था। एक बार झुककर उसने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों आए मिस्टर पुरी? मिस्टर पुरी ने इस बार प्रयत्न करके आंखें खोली और वे फुसफुसाए, मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ से जा ही कहाँ सकता हूँ? यह मेरा वतन है हसन, मेरा वतन। फिर उसकी यातना का अंत हो गया।